हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नारायण एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कैसे हो आप सब? बोर्ड्स की तैयारियां कैसे चल रही है आप सबकी? जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आते जा रहे हैं, आप सबको लग रहा होगा कि भाई कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे मार्क्स लाए जाएं, है ना? तो हम आपका ये काम आसान करने जा रहे हैं आप सबके लिए। वन शॉट वीडियोस हम लोग हर एक चैप्टर से लेके आने वाले हैं। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है बायोलॉजी का एक चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में करीबन करीबन 2 से 3 मार्क्स आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस इस चैप्टर से। और पिछले सालों में अगर आप देखें 2020 से लेके 2024 तक हर साल ऑन एन एवरेज 2 to 3 मार्क्स, कभी कभी 4 मार्क्स भी इस चैप्टर से आ चुके हैं। ये जो यूनिट है आपका, ये यूनिट से 10 मार्क्स आते हैं। ये जो 3 चैप्टर्स हैं लास्ट में, तो इस चैप्टर से 2 to 3 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हर टाइप के क्वेश्चंस एक एक डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट 2004 in the last 500 years documents the extinction of nearly 784 species including, पहला ऑप्शन है आपका 330 invertebrates, नेक्स्ट है 338 इनवर्टिब्रेट्स, नेक्स्ट है 359 इनवर्टिब्रेट्स और नेक्स्ट है 362 इनवर्टिब्रेट्स। ये जो आपका रेड डेटा लिस्ट है आईयूसीएन में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें जो रेड डेटा लिस्ट है, रेड डेटा लिस्ट के अंडर अगर आप देखो तो 359 इनवर्टिब्रेट्स का एक्सटेंशन यहां पे रिपोर्ट किया गया है। उसके साथ साथ यहां पे आपको 338 वर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स लिस्ट में मेंशन किए गए थे, विच वॉज डन इन द ईयर 2004 डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। ओके, टोटल कितने थे? 784। उसमें से आप नंबर याद रख लो, 338 जो है वर्टिब्रेट्स है, 359 जो है वो इनवर्टिब्रेट्स है और 87 प्लांट्स है। ये टोटल में जितने स्पीशीज बनते हैं वो हो जाएंगे आपके 784। इसके आसपास घूमते हुए क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। ओके, सो रिमेंबर द नंबर्स। All right, so let us move on to the next question. Next question क्या है? Human settlement often leads to habitat loss, which leads to fragmentation, forming smaller patches of habitat. Select the statements that describe how a small patch differs from a large patch of the same habitat. देखो, कोई भी बड़ा हैबिटेट है, जैसे लैंड एरिया अज्यूम कर लीजिए यहां पे बना हुआ है। इस लैंड एरिया में ड्यू टू सम रीजन अगर पैचेस आ गए और अगर ये ब्रेक डाउन होके अलग अलग इंडिविजुअल ऐसे हैबिटेट्स बनने लग गए, तो इसमें आप क्या क्या कैरेक्टर्स नोटिस करोगे? पहला है कि इन्वेजिव स्पीशीज विल नेवर बी सीन हियर। ये तो गलत है भाई। कोई भी लैंड एरिया हो, कोई भी हैबिटेट हो, चाहे वो छोटे एरिया में हो या बड़े एरिया में हो, इन्वेजिव स्पीशीज विल बी देयर। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट यहां पे लिखा, इन्वेजिव स्पीशीज विल नेवर बी सीन हियर, ये हो गया आपका गलत। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है पॉपुलेशन ऑफ लार्ज एनिमल्स डिक्रीजेस। करेक्ट है, क्योंकि जो लार्ज एनिमल्स है, लार्ज एनिमल्स विल नीड मोर एरिया और मोर एरिया के साथ साथ मोर रिसोर्सेस भी उनको चाहिए, जो कि ये जो स्मॉल आपके हैबिटेट्स है ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि लार्ज एनिमल्स का नंबर डिक्रीज होते जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी पर एरिया विल आल्सो डिक्रीज, सो दिस आल्सो इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंपटीशन फ्रॉम सराउंडिंग हैबिटेट्स विल डिक्रीज। दिस आल्सो इज करेक्ट, क्योंकि जितने भी सराउंडिंग हैबिटेट्स में ऑर्गेनिजम्स हैं वहां से कंपटीशन विल डिक्रीज। तो ये जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन 2, 3 और 4। आ जाइए अभी नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, 1 मार्कर्स में। फिर से यहाँ पे पूछा, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल लैंड एरिया इंक्लूडिंग लैंड एंड वाटर। यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ द लैंड एरिया ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड एंड देन मेंशन व्हाट मेक्स इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्या बनाता है इंडिया को? पहले तो लैंड एरिया जो है 2.4% ही सिर्फ है, बट डाइवर्सिटी कितना है? 8.1%। सो भले ही लैंड एरिया आपका 2.4% है, बट 8.1% जो है वो डाइवर्सिटी का है। एंड व्हाई इज इट वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज? क्योंकि 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और उससे डबल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड।
क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर ही मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंशन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रामसर कन्वेंशन। ये किसको लेके बना था? ये बना था आपके वेटलैंड्स को लेके, है ना। यहाँ पे क्या पूछा है? मेंशन एनी टू साइट्स इन इंडिया दैट आर इंपॉर्टेंट इन द रामसर कन्वेंशन। दो एरियाज हैं आपको मेंशन करने हैं। पहले तो आपका हो गया सुंदरबन यहाँ पे, और दूसरा हो गया आपका एस्चुरीज ऑफ केरला। तो रामसर कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज अ ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन and wise use of wetlands and their resources. So wetlands के wise use में, उनके conservation में जो treaty बनी थी वर्ल्ड वाइड, उसको हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। उसका मेन ऑब्जेक्टिव वो है। इंडिया में दो साइट्स हैं, केरला के एस्चुरीज और मैंग्रोव्स या फिर सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। ये हो गया आपके 1 मार्कर्स। अभी आप आ जाइए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में क्या क्या है? पहले तो बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। ये एक स्टेटमेंट दिया है आपको। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? डिस्क्राइब एनी टू ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट्स। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो क्वेश्चन है उसका मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी का ब्रॉड और जनरल यूज क्या क्या है। ओके, सो ब्रॉड एंड जनरल यूज में क्या आएगा? ऑक्सीजन कंजम्पशन आ जाएगा, पॉलिनेशन आ जाएगा और एस्थेटिक वैल्यू आ जाएगा, जो कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है। ओके, और एक हम क्या दे रहे हैं इसके स्टेटमेंट के सपोर्ट में? ये बता रहे हैं कि जो 20% ऑक्सीजन है अर्थ में, एटमॉस्फेयर में, वो इट इज थॉट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन द रैपिडली डिसअपियरिंग अमेज़न फॉरेस्ट एज वेल। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली वन स्पीशीज। करेक्ट? तो जो चीजें होती हैं यहाँ पे, उसमें 2 स्टेटमेंट्स आपने जस्टिफाई कर दिए कि बायोडाइवर्सिटी का एक मेजर रोल होता है इकोसिस्टम के सर्विसेज में। नेक्स्ट है 1 एथिकल रीजन फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। क्यों आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है? एथिकल रीजन ये है कि every organism is important in its own right, even if we cannot derive direct economic benefits from them, we have to conserve each and every organism, क्योंकि ये ethically correct है। ओके, समझ में आ गया? ये आपके हो गए 2 मार्क्स, इसलिए आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट आप आ जाओ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में यहां पे पूछा है, हाउ मेनी एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शंस हैव अकर्ड सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, एंड विच वन इज करेंटली इन प्रोग्रेस? 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, छठा अभी प्रोग्रेस में है। हाउ इज द प्रेजेंट वन इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट हैव अकर्ड प्रीवियसली? हाउ इज इट डिफरेंट? बिकॉज दिस वन which is going on is actually 100 times almost faster than the previous ones that is taking place. ओके, उसके बाद इकोलॉजिस्ट का कंसर्न क्या है इसमें? इकोलॉजिस्ट का कंसर्न तो काफी ज्यादा है, बिकॉज रेट ऑफ एक्सटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। को एक्सटेंशन का मतलब क्या है? को एक्सटेंशन का मतलब ये है कि एक स्पीशीज अगर रहेगा, उसके साथ साथ दूसरा स्पीशीज अगर है, तो अगर वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो अगर एक एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। ओके, सो लेट अस सी हाउ वी राइट डाउन दिस आंसर। पहला तो हमने बता दिया, 5 एपिसोड्स हो चुके, ये छठा वाला चल रहा है, 6th एपिसोड इज करेंटली इन प्रोग्रेस। सेकंड वाला क्या पूछा था? करंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्रीवियस वन, दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट। अब इकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? इकोलॉजिस्ट ये कर रहे हैं कि अगर ये चलते रहा तो हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन द अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट। क्यों? क्योंकि ये जो रेट में चल रहा है ये बहुत ही डेंजरस है। तो इन द नेक्स्ट 100 years पता नहीं जितने अमाउंट ऑफ स्पीशीज है, जितना बायोडाइवर्सिटी है, वो 100 years के अंदर शायद आधा निपट सकता है। ओके, कोएक्सटिंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया गया। इट इज अ phenomenon which when a species becomes extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory manner. Obligatory मतलब क्या है? Means they are dependent on them for their life. Okay, that is obligatory manner. चाहे वो food के लिए हो, चाहे वो resources के लिए हो, they have an obligatory relationship with each other. Example है plant pollinator mutualist, where extinction of one invariably leads to the extinction of the other species. कोई फिश है, फिश के ऊपर कोई आपका इंसेक्ट है, डिपेंडेंट है वो दोनों, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। ओके, कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज assertion और रीजन। ठीक है, assertion रीजन में यहाँ पे देखो,
पहले तो एक स्टेटमेंट आपको दिया है, दूसरे में आपको रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो असर्शन ये है, रीजन ये, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट है तो क्या वो सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, अगर एक गलत है तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजिस्ट्स आर श्योर अबाउट द प्रोकैरियोटिक स्पीशीज that are living now, ठीक है। नेक्स्ट है, द कन्वेंशनल टैक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट suitable फॉर आइडेंटिफाइंग द माइक्रोबियल स्पीशीज, सॉरी ये होगा आर नॉट श्योर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि बायोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ पे जितने भी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज हैं उसको लेके वो श्योर नहीं है। दैट इज एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि वो जितना भी हमारा बैक्टीरिया स्पीशीज है हमारे इन एंड अराउंड प्रोकैरियोट्स है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में है उनको स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हम उसको कल्चर नहीं कर पाते हैं। जो कि कल्चरेबल है उसको स्टडी करना, उसके बारे में जानना इज वेरी इजी। सो दैट इज वाई द कन्वेंशनल टैक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट suitable फॉर आइडेंटिफाइंग द माइक्रोबियल स्पीशीज, ये भी करेक्ट है। ओके, सो जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इसका मतलब जितने भी वेल बिहेव्ड बैक्टीरिया हैं एगर प्लेट में, जिनका कि आप रिएक्शन देख सकते हो वो क्या करते हैं, उसमें ये ट्रेडिशनल मीडियम्स पे आप स्टडी कर सकते हो, बट जो नॉन कल्चरेबल बैक्टीरिया उनको आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो जो कन्वेंशनल टैक्सोनोमिक मेथड्स हैं उससे आप माइक्रोबियल स्पीशीज को सिर्फ और सिर्फ उसी के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है, इसीलिए कितने प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आज जिंदा है वो जानना भी मुश्किल है। ओके, सो दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मूविंग ऑन टू द केस बेस्ड क्वेश्चंस। देखो हमने असर्शन रीजन तो देख लिया, बट इस चैप्टर से कभी कभार केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप सैंपल पेपर्स भी देखो, सैंपल पेपर्स में भी आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर से। एक फिगर आपको दे दिया जाएगा या फिर एक इंसिडेंट या फिर एक कॉन्सेप्ट जिसके अराउंड एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपको उसके हिसाब से आंसर करना होता है, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया गया, ये फिगर जो है यहाँ पे आप देखिए डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इलस्ट्रेशन जो है पहला, ये है फिगर ए और ये है फिगर बी। यहाँ पे आप देखिए ये है आर्टिक पोल, ये है ट्रॉपिक्स। ओके, आर्टिक में यहाँ पे आइस है, तुंद्रा है, फिर और एक रीजन, फिर कोनिफेरस फॉरेस्ट है, फिर डेसिडस फॉरेस्ट है, फिर रेन फॉरेस्ट है। ओके, यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज है 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। यहाँ पे पोल्स है, ओके, दोनों पोल्स है। यहाँ पे है आपका बीच में, हियर यू आर सीइंग द इक्वेटर। तो इसके बेसिस में आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि आपको पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो ऑब्जर्व करना है फिगर ए में। नेक्स्ट है फिगर बी में बर्ड स्पीशीज है ना, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कंट्रीज कौन से हैं, एक्स और वाई। ये जो एक्स है और ये वाई है, ये कंट्रीज कौन से हैं। एक तो है इंडिया, वो पता चल ही रहा है इक्वेटर रीजन में, और दूसरा है कोलंबिया, ये मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द 3 रीजंस फॉर द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज ऑब्जर्व्ड इन फिगर ए। फिगर ए में यहाँ पे देखो आप, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था कि डाइवर्सिटी कैसे चेंज हो रहा है, ये है कि आप एज ग्रेजुअली ट्रॉपिक्स में मूव करते जा रहे हो, डाइवर्सिटी इंक्रीज होते जा रही है। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका पहला तो ये रीजन हो सकता है कि स्पीसिएशन जो है वो ज्यादा है यहाँ पे आपके ट्रॉपिक्स में। उसके बाद वहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं क्लाइमेट में, दैट इज व्हाई मोर नंबर ऑफ स्पीशीज कैन आल्सो बी फाउंड, है ना। तो उसको हम कैसे आंसर फ्रेम करके लिखेंगे? पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम आर्टिक रीजन टू द ट्रॉपिकल रीजन। हो गया, मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पे? आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। उसके बाद अगला आंसर कोलंबिया और इंडिया। बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में ज्यादा है टेम्परेट वन से। क्यों? क्योंकि पहला तो स्पीसिएशन जो है, स्पीसिएशन वहां पे अनडिस्टर्ब रहता है। दैट इज वाई मोर लॉन्गर टाइम द स्पीशीज विल गेट टू इवॉल्व एंड दस मोर डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट रीजन क्या है? ट्रॉपिकल जो एनवायरनमेंट है वहां पे सीजनल लेस है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वही सेम प्रेडिक्टेबल वेदर सीजन पैटर्न्स चलते हैं। दैट इज व्हाई यू विल सी दैट देयर इज ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर आप सोलर रेडिएशन देखो, सोलर रेडिएशन भी ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा है, तो डायरेक्टली क्या होगा? मोर सोलर रेडिएशन, मोर कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मोर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो विल बी देयर। ठीक है, जीपीपी एनपीपी वो ज्यादा होगा वहां पे, इसीलिए ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी आप उस रीजन में देख सकते हैं। तो ये आपको ऐसे फ्रेम करके लिखना है, चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको राइट इट
to the point. So that was it for today's video. जो चैप्टर हमने अभी डिस्कस किया, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिसको लेके हमने क्वेश्चंस फ्रेम करे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लिए हैं, और वहां से हमने डिस्कस करा है हर एक पैटर्न से एक एक दो दो क्वेश्चंस, क्योंकि इस चैप्टर से आपको ज्यादा मार्क्स आने वाले नहीं है, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मार्क फेचिंग है, इजी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ के जाइए, फुल ऑन मार्क्स लेके आइए इस चैप्टर से. अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पुट इन योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.